तो वर्ल्ड जियोग्राफी में आज का अपना जो टॉपिक है वो है ज्वालामुखी। तो देखिए ज्वालामुखी में आज की क्लास में हमने क्या कुछ पढ़ना है, सिस्टम से इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी देखेंगे परिभाषा, ठीक है, कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं, ज्वालामुखी के दौरान क्या क्या चीजें बाहर निकलती हैं, ज्वालामुखी के कारण आकृतियां कैसे बनती हैं, ज्वालामुखी के प्रकार कौन कौन से हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम बताइए, भारत के एकमात्र मृत ज्वालामुखी का नाम बताइए, या किसी दूसरे देश के जो ज्वालामुखी इंपॉर्टेंट है उनके बारे में। तो ज्वालामुखी की पूरी डिटेल हम पढ़ेंगे और कुछ सिस्टम से पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा परिभाषा। परिभाषा एक नोट्स की टाइप ये आपके लिए मैं तैयार करके लाया हूं, अच्छे से देख लीजिएगा। क्या होता है ज्वालामुखी, ये जैसे भूमि की स्थलाकृति है, यानी आप कह सकते हो सतह, ये है भूमि की सतह। इस सतह के नीचे कुछ भूगर्भिक यानी भूमि के नीचे, भूमि के गर्भ में कुछ ऐसी अव्यवस्था के कारण इसके अंदर जो भी पदार्थ है, चाहे वो मतलब कुछ भी, जैसे अपने कहते हैं ना भूमि के अंदर कुछ भी गिर गया, उसके नीचे की जो चीज है उसमें हीट इतनी ज्यादा होती है, हीट ज्यादा होने के कारण ये चीजें यहां पे उबलने लगती हैं, आग की तरह, पानी की तरह उबलने लगती है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। और जब ये छिद्र बनाकर पृथ्वी के यहां पर एक छिद्र बनाकर बाहर निकलती है, तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है, ज्वालामुखी कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर जो कुछ भी है वो उबल कर, हीट होकर जब पृथ्वी की सतह को तोड़कर छिद्र करके बाहर निकल जाता है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं, इसे ज्वालामुखी कहते हैं। जब तक वो पृथ्वी के अंदर है, गर्भ के अंदर है, उसे कहते हैं मैग्मा। ये भी कई बार पूछा जाता है, मैग्मा क्या होता है। पृथ्वी के जब तक अंदर रहेगा वो, उसे क्या कहेंगे, मैग्मा। और जब बाहर आ जाएगा एक लिक्विड फॉर्म में जब बाहर आएगा तो उसे क्या कहते हैं, लावा। अब ये बाहर कैसे आता है, जैसे यहां पे छिद्र कर दिया, एक खड्डा कर दिया, खड्डा करके ऐसे पूरे ऊंचाई के रूप में ये फटकर बाहर आएगा, फटकर बाहर आकर नीचे बिखरने लग जाएगा, इस तरीके से नीचे बिखरने लग जाएगा, ठीक है। अब यहां पे दो तीन आकृतियां बन गई, एक तो ये चीज बन गई, ये बन गई, जहां से फटके एकदम से ऊपर गया, इस जगह को कहते हैं पाइप, इसे कहते हैं पाइप। एक पाइप की तरह बन गई ना। ये देखने में ये नहीं है कि इतनी सी पाइप ही बनेगी, अपनी पूरी मंडी के जितना इसमें खड्डा हो सकता है, और एकदम से ऊंचाई पर जाएगी तो देख लो वो इतनी बड़ी पाइप भी हो सकती है। अरे बात समझ चौड़ाई में, ये तो यहां पे डिजाइन बनाते समय मैंने इतना सा बना दिया, नहीं तो इतना सा ज्वालामुखी क्या तो कैरेट आएगा कहीं पे, है ना। तो बड़े रूप में, तो ये होगी इसकी पाइप होने के बाद यहां पे जो इसका मुख बनेगा, यहां पे जो इसका मुख बनेगा, इसे कहते हैं ज्वालामुखी का मुख, ज्वालामुखी का मुख। अब अगर इसका आकार छोटा सा है, इसकी आकृति छोटी है, यहां पे जो आपको मुख दिख रहा है तो नीचे भी वही है ना, अगर नीचे खड्डा हुआ है तो उतना ही ऊपर बनेगा वो। तो इसे कह लो या इसे कह लो, ज्वालामुखी का मुख कह लो या ज्वालामुखी का केंद्र कह लो, किसे भी कह सकते हो, इसे मुख भी कह सकते हो, इसे केंद्र भी। बच्चे पूछते हैं सर इसको बोले या इसको बोले, अरे जो ऊपर है वही नीचे है, सेम ही है। अगर ये छोटा रूप है तो इसे आप कह सकते हो छिद्र, एक सिंपल छिद्र। लेकिन अगर इसका आकार बड़ा है तो इसे कहते हैं क्रेटर। अगर ये खड्डा क्रेटर से भी बड़ा है, और भी ज्यादा बड़ा है, तो इसे बोलते हैं कालडेरा से भी बड़ा है तो इसे बोलते हैं सुपर कालडेरा। हालांकि एक और होता है, अगर इसके अंदर सुपर कालडेरा का खड्डा होने के बाद कुछ समय बाद ज्वालामुखी फिर फट गया उसके अंदर, और उसके अंदर भिन्न भिन्न आकृतियां बनने लगी। पहले तो खड्डा बनने गया था, काफी देर से ज्वालामुखी फटा नहीं, उसके अंदर वापस फिर कुछ समय बाद ज्वालामुखी फट गया,
उसके अंदर फिर क्या बनने लगी अलग अलग प्रकार की आकृतियां, तो उसे कहते हैं घोंसलादार कालडेरा। घोंसलादार कालडेरा, ये इनकी आकृतियों के नाम है। इसे क्या बोला, केंद्र या मुख। इसे क्या बोला, छोटा खड्डा है, छोटा रूप है तो, थोड़ा सा बड़ा है तो, और बड़ा है तो, और बड़ा है तो, और उसके अंदर फिर फट के आकृतियां बन गई तो घोंसलादार कालडेरा। जियोग्राफी में पढ़ते हैं अपने, क्रेटर खड्डा हो गया, खड्डा होने के बाद ज्वालामुखी नहीं फूटा, खड्डे के अंदर बारिश का क्या पड़ गया, पानी पड़ गया, पानी पड़ने के बाद उसमें क्या बन गई, झील। तो क्रेटर के अंदर पानी पड़ने से जो झील बनती है उसे क्या बोलते हैं, क्रेटर झील। बड़े खड्डे के अंदर पानी गिरने से जो झील बनती है उसे क्या बोलते हैं, कालडेरा। राजस्थान की नक्की झील क्रेटर झील का उदाहरण माना जाता है। राजस्थान की पुष्कर झील कालडेरा झील का उदाहरण माना जाता है। ठीक है, हालांकि ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे पुष्करणीय ब्राह्मणों से पुष्प गिरा था इसलिए झील बनी थी, लेकिन यह भी कहा जाता है कि यहाँ पे ज्वालामुखी फटा था जिससे खड्डा हुआ था, जिस कारण यहाँ पे क्या बनी है, झील बनी। नक्की झील के लिए भी मैं कह रहा हूं ना, इसके लिए भी दो कहानियां निकल कर आती हैं। एक स्टोरी तो ये निकल कर आती है कि देवताओं ने अपने नाखूनों से इसको बनाया था इसलिए इसको नक्की झील कहती है। दूसरी स्टोरी निकल कर ये आती है कि यहाँ पे भी ज्वालामुखी फटा था, ज्वालामुखी फटने से क्या हुआ था, छोटा खड्डा हुआ था, इसलिए इसको किसका उदाहरण माना गया है, क्रेटर झील का। दोनों ही स्टोरी निकल कर आती है। ओके, तो जब तक ये अंदर रहेगा इसको क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं। ठीक है, अब जब ये बाहर निकलता है, अब जब ये बाहर निकलेगा, बाहर क्या निकलेगा, जब ज्वालामुखी फटा, फटने के बाद ये क्या निकला, बाहर। बाहर क्या निकलेगा, बाहर गैसें निकलेंगी, बाहर जल वाष्प निकलेगा, पानी वाष्प बनके जल वाष्प निकलेगा, पदार्थ निकलेंगे, जो भी इसके अंदर, मान लो इसके अंदर लोहा था या कुछ भी खनिज तत्व थे, कोई भी इसके अंदर पदार्थ थे, वो पदार्थ भी टुकड़े टुकड़े होकर क्या निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, और वो लिक्विड फॉर्म में भी निकलेंगे। वो जो भी इसके अंदर पदार्थ है, जब आप उस, जो वो इतनी हीट से उबल जाएंगे, उबलने के बाद जब बाहर निकलेंगे तो वो किसका रूप ले सकते हैं, वो और किसका रूप लेंगे, वो और किसका रूप लेंगे, पदार्थ यानी ठोस चीजें, ठोस चीजों का रूप लेंगे, पदार्थों का रूप लेंगे। अगर वो लिक्विड फॉर्म ले रहे हैं, लिक्विड फॉर्म में आ रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। लिक्विड फॉर्म में बाहर आएंगे तो उसको बोलेंगे लावा। आ रही है बात समझ। अब इसमें गैसों में कौन कौन सी गैस निकलती है, जल वाष्प के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, पदार्थ के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, लावा के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, अभी अपने आगे पढ़ते हैं। आपको इतना समझ आ गया क्या, ठीक है। देखिए ये सब आपके नोट्स के टाइप बने हुए हैं। परिभाषा के बाद सेकंड अपने चलते हैं, ज्वालामुखी के दौरान बाहर निकलने वाले तत्व। क्या क्या निकल सकता है यहां से, गैस और जल वाष्प, क्या निकल सकते हैं, और क्या निकलता है, लावा। अब अपने इनकी डिटेल भी पढ़ते हैं कि यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, वो देखिए। अब यहां से ये भी क्वेश्चन निकल कर आता है कि जो गैस और जल वाष्प है, जो गैस और जल वाष्प है, गैस से इसमें से कौन कौन सी ज्यादा निकलती है। इसमें से गैस आती है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। कौन कौन सी गैसें बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। ये गैस याद रखिएगा। जल वाष्प, जल वाष्प के बारे में ये इंपॉर्टेंट है कि जब ज्वालामुखी फटता है तो लगभग लगभग 60 से 90% इसमें से क्या निकलता है, जल वाष्प ही निकलता है। 60 से 90% तो जल वाष्प निकल गया, बाकी जो 30-40%, 20% बचा वो क्या होती हैं, गैसें, विखंडित पदार्थ, लावा। मोस्ट ऑफ क्या निकलेगा इसमें से, जल वाष्प निकलता है। आगे बात समझ। तो क्वेश्चन बनता है जब भी ज्वालामुखी फटता है तो उसमें सर्वाधिक क्या निकलता है, तो आपका आंसर क्या होगा, सर्वाधिक क्या निकलता है, जल वाष्प। नेक्स्ट, अब इसमें से मैंने कहा ठोस चीजें भी बाहर निकल सकती हैं, ठोस वस्तुएं भी बाहर निकल सकती हैं। ठीक है, ठोस वस्तु में क्या क्या, ठोस वस्तुएं जब बाहर निकलेंगी
तो उनको अलग अलग नाम दिया गया है, टफ, लेपिली, बम्ब। अब ये क्या है? टफ किसको बोलते हैं? जब छोटे छोटे कण, जब इसके छोटे छोटे कण यानी राख, कोई राख, जैसे राख नहीं बन जाती किस चीज की, बिल्कुल छोटी छोटी चीज होती है, अगर ये चीज निकलेगी, अगर पदार्थ इतना बारीक है, अब कोई ठोस चीज है, आप उसको तोड़ो, तोड़ने के बाद तीन काम हो सकते हैं। पहला काम, आपने बिल्कुल उसको चूरन सा बना दिया, बिल्कुल ही पाउडर बना दिया आपने उसका। दूसरा काम, आपने उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, पाउडर तो नहीं बनाया, लेकिन गोली जितने, मटर के दाने के जितने क्या कर दिए, टुकड़े। तीसरा काम, बड़े बड़े टुकड़े। तीन ही काम होंगे, या तो बिल्कुल ही आपने उसका क्या बना दिया, पाउडर। दूसरा काम, आपने उसके मटर के दाने जितने टुकड़े कर दिए, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। तीसरा, उसके बड़े बड़े टुकड़ों में आपने उसको तोड़ा, वही इसके नाम है। अगर आपने उसको बिल्कुल ही राख बना दी, अगर राख बन के बाहर आया वो ठोस पदार्थ, तो क्या मन कहेंगे उसको, टफ। मटर के दाने के आकार के, मटर के दाने के आकार के मतलब बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े निकल कर बाहर आए, तो उसे क्या बोलते हैं, लैपिल। लेकिन अगर बम फोड़ दिया, बहुत बड़े बड़े टुकड़े बाहर आए, ठोस पदार्थ के बड़े बड़े टुकड़े निकल के जब बाहर आते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं जी, बम बोलते हैं। तो उसे बम बोलते हैं। आया समझ? लावा फटेगा, गैसें भी निकलेंगी, जलवाष्प भी निकलेगा, ठोस पदार्थ भी निकलेंगे। तीन ही चीजें होती हैं, गैस, ठोस, द्रव। गैस निकाल दी, ठोस निकाल दी, अब अपने क्या निकालेंगे, द्रव निकालेंगे। जब लिक्विड फॉर्म निकलेगी, तो लिक्विड फॉर्म को क्या बोला जाता है, लावा बोला जाता है। लिक्विड फॉर्म को क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। अब लावा भी दो प्रकार का, एसिडिक और बेसिक। हिंदी में बोले तो अम्ल और क्षार, हिंदी में बोले तो अम्ल और क्षार। अम्ल और क्षार, हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं अम्ल और क्षार। अम्ल क्या होता है, अम्ल गाढ़ा रूप होता है। अगर वो बहुत ज्यादा गाढ़ा है तो वो क्या होगा, अम्ल होगा। अगर वो बहुत ज्यादा पतला है तो क्या होगा, क्षार होगा। अम्ल के अंदर सिरिका की मात्रा ज्यादा होती है, सिरिका की मात्रा ज्यादा होने से ये क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। अगर उसमें सिरिका की मात्रा कम है, सिरिका की मात्रा कम है, तो वो कैसा रूप हो जाता है, क्षारीय रूप हो जाता है। ठीक है, सिलिका, सिलिका की मात्रा, सिलिका की मात्रा ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, गाढ़ा। सिलिका की मात्रा कम है तो क्या हो जाएगा, क्षारीय, है ना। अगर वो गाढ़ा है, अगर कोई चीज गाढ़ी होती है, सोचो ज्वालामुखी फटा, लिक्विड आया, अब ये जो लिक्विड निकल रहा है तो वो गाढ़ा गाढ़ा लिक्विड है, बहुत ज्यादा गाढ़ा है। गाढ़ी चीज कभी दूर नहीं जा सकती, गाढ़ी चीज पास में ऐसे ऐसे पास ही फैलती रहेगी, है ना। गाढ़ी चीज इसके पास पास ऐसे ऐसे करके फैलती रहेगी, ठीक है, इसके पास फैलेगी, ज्यादा दूर नहीं जाएगी। क्लियर? तो ये इसी पास में क्या बनाती रहती है, सतह बनाती रहती है। ये हो गया एसिडिक वाला, इसके पास ही सतह बनाती है। फिर कुछ समय बाद लावा फटा, गाढ़ा लावा निकला, फिर इसके ऊपर और सतह बन जाएगी, और ऊपर सतह बन जाएगी। इसे कहते हैं ट्रेंच, ट्रैम्प। इसे क्या कहते हैं, ट्रैप, ट्रैप बोलते हैं। लेकिन जो क्षारीय होता है वो पतला होता है। अब पानी है, पानी को फेंको, पानी कौन सा गाढ़ा होता है, वो दूर दूर तक क्या है, फैल जाता है। क्षारीय क्या है, दूर दूर तक फैलता है। तो लिक्विड चीज दो फॉर्म में निकलती है, या तो वो गाढ़ी होगी या वो पतली होगी। सिलिका की मात्रा ज्यादा है तो वो गाढ़ा है, सिलिका की मात्रा कम है तो वो क्षारीय है। गाढ़ा होगा तो वो पास पास ही क्या है, फैलता रहेगा। अब जब पास पास फैलता रहेगा, पास पास फैलता रहेगा, तो उसकी आकृति देखो ऐसी बन जाएगी, इस तरीके की आकृति बनेगी। इस आकृति को क्या बोलते हैं, शंकु वाली आकृति बोलते हैं। इस आकृति का नाम क्या है, शंकु आकृति। जब गाढ़ा लावा ज्वालामुखी के आसपास फैल जाता है, तो बताइए उसकी सामान्यतः आकृति कैसी बन जाती है, तो उसकी सामान्यतः आकृति शंकु के आकार की बन जाती है। इतना समझ आया आपको? अभी तक आपको क्या पढ़ाया,
सबसे पहले बार बार रिपीट करते रहो, बार बार बोलते रहो, मुंह पे ये बात तटस्थ हो जाती है। ठीक है, जब ये कंठस्थ हो जाएगी हमारे अच्छे तरीके से तो हमें आसानी से याद हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको कराई ज्वालामुखी की परिभाषा। ज्वालामुखी क्या होता है? भूगर्भ की जो संरचना होती है उसमें हलचल होने से, भूकंप के कारण या किसी भी के कारण, वो जो उबलता हुआ पदार्थ है वो पृथ्वी की सतह पे छिद्र करके बाहर आ जाता है। इसी क्रिया को, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। जब तक वो अंदर था तब तक उसे क्या कहा गया? मैग्मा। जैसे वो बाहर आ गया उसे क्या बोला गया? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी बोला गया। जब ऊपर बहुत ज्यादा ऊंचाई पर जाकर फैलता है तो ये जो चीज बनी, ये चीज, इस चीज को क्या बोलते हैं? पाइप। ऊपर उसका जो मुख बन गया वो क्या होगा? छोटा है तो छिद्र, बड़ा है तो क्रेटर, और बड़ा है तो कालडेरा, और बड़ा है तो सुपर कालडेरा। फिर उसके अंदर अगर कुछ होता है तो घोंसलादार। जो ऊपर है वही नीचे खड्डा बन गया। जब वो ठंडा हो जाएगा काम, नीचे खड्डा बन जाएगा, खड्डे में पानी बन जाएगा तो झील बन जाती है। तो झील दो प्रकार की होती है ज्वालामुखी के फटने से, क्रेटर झील, कालडेरा झील। छोटा गड्ढा बनने से पानी भरा है तो क्रेटर झील का उदाहरण है। बड़ा गड्ढा बनने से पानी भरा है तो कालडेरा झील का उदाहरण है। आया समझ गया? जब बाहर निकलेगा ज्वालामुखी तो इसमें से क्या क्या निकलेगा? इसमें से गैसें निकलेंगी, जल वाष्प निकलेगा। ज्यादा क्या निकलता है? जल वाष्प। कितने परसेंट? 60 से 90%। गैसें कौन कौन सी निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। ये गैसें सर्वाधिक मात्रा में यहां से निकलती हैं। ठोस पदार्थ निकलेंगे, या तो उसका चूरा हो गया होगा तो उसे बोलेंगे टफ। मटर के दाने क्या कार गया तो लेपिली, और बड़ा है तो बम्ब। तीसरी चीज क्या निकलेगी? लिक्विड। गैस होगी, ठोस हो गया, लिक्विड, तरल पदार्थ। तरल पदार्थ दो प्रकार का होगा, अम्लीय और क्षारीय। तरल पदार्थ को लावा बोलते हैं। तो ये भी कहते हैं जब तक वो अंदर है तब तक उसको क्या बोलते हैं? मैग्मा। बाहर आती है उसको क्या बोलने लग जाते हैं? अपने लावा। वो लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए लावा, गैस को लावा नहीं बोलते। ठीक है, तो अगर वो गाढ़ा होगा तो अम्लीय यानी एसिड, इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। अगर वो पतला होगा तो क्षारीय, हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं बेस, बेसिक। ठीक है, इतना समझ आया आपको? तो अब तक आपने पढ़ लिया कि ज्वालामुखी के दौरान बाहर कौन कौन से पदार्थ आते हैं। तीसरा हम पढ़ते हैं जल वाष्प के कारण बनने वाली आकृतियां। अब क्या, जब ये ज्वालामुखी बाहर आता है तो बाहर अलग अलग प्रकार की क्या बन जाती हैं? आकृतियां बन जाती हैं। उन आकृतियों के नाम पढ़ते हैं। आकृतियां दो प्रकार की हैं, आंतरिक और बाह्य। जो मैग्मा था, मैग्मा, इसके नीचे जो मैग्मे है, कई बार है कि इसमें इतना दम नहीं है कि वो बाहर आ सके, अंदर ही अंदर सुलगता रहते हैं, है ना? जैसे टेंशनों को अंदर ही अंदर सुलगाते रहते हैं ना, वही बात है, अंदर अंदर रहता है बेचारा। और अंदर ही अंदर क्या बना लेता है? अलग अलग प्रकार की आकृतियां बना लेते हैं। वो आकृतियां अलग अलग प्रकार की होती है। तो अंदर की जो आकृतियां हैं उनके सिर्फ नाम याद कर लो, एग्जाम में डिटेल नहीं पूछी जाती, है ना? हालांकि इनकी भी डिटेल होती है लेकिन डिटेल पूछते नहीं एग्जाम में। अंदर की आकृतियों के सिर्फ नाम याद कर लो। कौन कौन सी आकृतियां अंदर बनती है? बैथोलिथ, लेकोलिथ, फेकोलिथ, लेपोलिथ, सील, डाइक। मतलब अंदर जो अलग अलग प्रकार की आकृतियां बनी है उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। एक आकृति का नाम क्या है? बैथोलिथ, दूसरी का लेकोलिथ, इसी से मिलता जुलता लेपोलिथ, फेकोलिथ, सील, डाइक। ठीक है, लेकिन जो बाहरी आकृतियां हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है। बाहर की आकृतियां, जिनमें से ये दो तीन तो मैंने करवा दी, क्रेटर, कालडेरा, सुपर कालडेरा। एक और याद कर सकते हो, घोंसलादार। घोंसलादार कालडेरा मैं आपको फिर समझा दूं। जब बड़ा सारा खड्डा हो गया जिसे आपने सुपर कालडेरा बोला, जब वो शांत हो गया, शांत होने के बाद कुछ समय बाद इतने बड़े खड्डे में वापस ज्वालामुखी फट गया और अंदर जो अलग अलग प्रकार की आकृतियां बन जाती हैं तो उससे क्या बोलते हैं? घोंसलादार कालडेरा बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीन तो मैंने आपको समझाई दी, क्रेटर, कालडेरा और सुपर कालडेरा। ये कैसी आकृतियां हैं? बाहर बनने वाली आकृतियां हैं। उनमें दो और देख लो, गीजर और
धुआंरे, ये किसे कहते हैं? जल वाष्प के कारण। जब ये बाहर आता है, जब ज्वालामुखी बाहर आता है तो उसमें जो जल वाष्प, ये कई बार ऐसा होता है कि पानी उबल उबल के बाहर आते ही रहते हैं, जो जल है वो धीरे धीरे बाहर आ ही रहा है। जब आप ज्वालामुखी को देखते हो तो गर्म गर्म पानी क्या है, बाहर आ रहा है। तो घर में गीजर नहीं यूज करते हम, उसी से ये शब्द बने। अगर ज्वालामुखी से लगातार गर्म पानी, जल वाष्प बाहर आ ही रहा है, लगातार आ रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं? गीजर। गैसर या गीजर बोलते हैं। गैसर भी बोल देते हैं, गीजर भी बोल देते हैं। घर पे भी तो गर्म पानी करती है, उसे भी तो अपने गीजर बोलते हैं, बस वही चीज है। धुआंरे, अगर वहां से ये मैग्मा, ये ज्वालामुखी, अगर वहां से लगातार धुआं आ रहा है, राख के कण, हर थोड़े समय बाद धुआं उठ ही रहा है, मतलब ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा। बाहर ऐसे ऊपर की ओर ऐसे अलग अलग आकृतियां सी बन जाती हैं धुएं के कारण। धुएं में क्या होंगे? राख के कण होंगे, है ना। तो उन कणों के कारण जो धुआं बार बार उठ रहा है, उसे क्या कहते हैं? धुआंरे कहते हैं। गर्म पानी आ रहा है तो धुआं उठ रहा है तो धुआंरे। छोटा एरिया सा लग रहा है ऊपर तो क्रेटर, बड़ा एरिया लग रहा है और बड़ा लग रहा है, और उसको फिर फट गया तो घोंसपाट। नेक्स्ट है ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी को दो भागों में बांटा गया है, सक्रियता के आधार पर, उद्गार के आधार पर। उद्गार का मतलब होता है फटना, फटने के आधार पर। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं अपने सक्रियता के आधार पर। सक्रियता के आधार पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे यहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और शांत या मृत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी का क्या मतलब है? सक्रिय मतलब एक्टिव। सक्रिय मतलब एक्टिव, वो ज्वालामुखी जो एक्टिव है, कई साल पहले फटा था और आज भी इसमें से जलवाष्प, ठोस पदार्थ, लावा निकलता ही जा रहा है, बंद ही नहीं हो रहा। कई सालों पहले फटा था और आज भी इसमें से ये चीजें निकलती जा रही है, बंद ही नहीं हो रही। मतलब आज भी वो क्या है? सक्रिय है, एक्टिव है। तो ऐसे ज्वालामुखी को क्या कहते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी। इनमें एक नाम जरूर याद रखिएगा भारत के आधार पर। भारत का बैरन ज्वालामुखी, ये कहां पर है? अंडमान निकोबार में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बताइए? बैरन ज्वालामुखी। ठीक है। सुषुप्त ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी ये भी फटा था, कई सालों पहले फटा था, लेकिन उसके बाद ये फटा ही नहीं, बंद हो गया। और उम्मीद भी नहीं है कि भविष्य में कभी नहीं, उम्मीद है कि भविष्य में कभी फट सकता है, कभी भी फट सकता है। ये जो कभी भी नहीं फटेगा उसे क्या कहते हैं? मृत या शांत ज्वालामुखी। कई सालों पहले फटा था, लेकिन अब उम्मीद ही नहीं है कि भविष्य में कभी भी फटेगा, बस अब ये शांत हो चुका है। कोई लगभग 100, 200, 150 साल पहले फटा था, ठीक है, उसके बाद ये कभी भी नहीं फटा और भविष्य में भी कोई उम्मीद नहीं है कि ये फटेगा। मतलब ये मर चुका है, वो ज्वालामुखी जो मर चुका है, जो कभी भी नहीं फटेगा, उसे क्या कहते हैं? शांत या मृत ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी कई साल पहले फटा था, लेकिन उम्मीद है कि ये कभी भी फट सकता है, ये थोड़े थोड़े समय बाद फटता रहता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? सुषुप्त ज्वालामुखी, यानी कभी भी फट सकता है, कभी भी नहीं फटेगा। इसका भी भारत में एक है नारकोंडम, नारकोंडम अंडमान निकोबार में है शांत ज्वालामुखी, भारत का नारकोंडम। एक ईरान का भी है कोल्हापुर, बाकी आगे करवा दूंगा आपको। ईरान का भी है कोल्हापुर, इंपॉर्टेंट है ये, समझ आ गया? सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी। अब फटने के आधार पर, फटने के आधार पर ज्वालामुखी कितने प्रकार के हैं? ये है हवाई तुल्य है, पिलियन तुल्य है, स्ट्रोम्बली, वैल्केनियन, विसुवियस। विसुवियस कई बार नाम पूछ लेते हैं।
ये फटने के आधार पर है। अब कोई ज्वालामुखी ऐसे होता है जो धीरे धीरे फटता है, कोई एकदम भयंकर विस्फोट करके फटता है। उस आधार पर इनको अलग अलग नाम दिए हुए। इनके बस नाम याद कर लो, हवाई तुल्य, पिलियन, स्ट्रोम्बेली, वेल्केनियन और विसुवियस। अब इनमें आप ये बात याद रखिएगा, इनमें सबसे विनाशकारी किसे माना गया? सबसे विनाशकारी है पिलियन ज्वालामुखी, सबसे विनाशकारी है पिलियन ज्वालामुखी। सबसे शांत तरीके से कौन सा फटता है? वो है हवाई तुल्य। ये सबसे शांत तरीके से फटते हैं, सबसे शांत तरीके से फटते हैं, मतलब ज्यादा धमाका नहीं करता। ठीक है, तो इसे क्या कहा गया है? हवाई तुल्य। सर्वाधिक विनाशकारी किसे माना गया है? पिलियन तुल्य। ये भूमध्य सागर के पास फटते हैं। भूमध्य सागर के पास एक द्वीप है, उस द्वीप पर फटता है। क्या नाम है इसका? स्ट्रोम्बोली। भूमध्य सागर पर फटने के कारण इसको क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन याद कर लेना। नेक्स्ट है वल्केनियन। एक याद कर लेना, वल्केनियन। इसकी जो आकृति है, इसको जो आकृति है वल्केनियन, वल्केनियन, इसकी आकृति ऊपर जाकर फूल गोभी जैसी बन जाती है। ये ज्वालामुखी जब फटता है, ये अपना मैग्मा, ये पाइप, ये जब फटता है तो ऊपर जाकर इसकी आकृति कैसे बन जाती है? पेड़ सा बन गया है ना, फूल गोभी जैसे बन जाती है। तो वो कौन सा ज्वालामुखी है जिसकी आकृति फूल गोभी जैसी बनती है? वल्केनियन। एक है विसुवियस, एक और याद कर लेना, विसुवियस। ये ज्वालामुखियों को किस आधार पर बांटा गया है? इनके फटने के आधार पर। ठीक है, इसकी भी माना जाता है कि फूल गोभी जैसी आकृति है, बल्कि में नहीं, ये याद कर लेना। नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी। सबसे पहले पढ़ते हैं सक्रिय। सक्रिय में इंपॉर्टेंट कौन कौन से? एक तो इटली का स्ट्रोम्बोली, जो अभी करवाया आपको, इटली का स्ट्रोम्बोली, इटली का एटना, यूएसए का ओल्ड फेथफुल, ओल्ड फेथफुल, अमेरिका का ओल्ड फेथफुल। नेक्स्ट है सुषुप्त। सुषुप्त में जो कभी भी फट सकता है, भूमध्य सागर वाला, ये भी भूमध्य सागर पे फटता है। विसुवियस, फ्यूजियामा जापान का है। क्राकाटोवा, क्राकाटोवा ये कहां का है? सुंडा का है। शांत में किलिमंजारो अफ्रीका का, चिम्बराजो दक्षिण अमेरिका का, पोपा बर्मा का। एक याद कराया था नारकोंडम, मृत के अंदर आता है, अंडमान निकोबार का, अंडमान निकोबार का। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ ज्वालामुखी थे, ये कुछ इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी थे। ठीक है, तो ज्वालामुखी के अंदर ये जो हमने गीजर वाला किया है, ये जो हमने गीजर किया ये उसी का उदाहरण है, अमेरिका वाला ओल्ड फेथफुल। ठीक है, यहां से गर्म पानी अभी तक लगातार क्या है? निकलता जा रहा है। ये विश्व का एकमात्र गर्म जल का ज्वालामुखी है जिसमें से गर्म जल निकलता जा रहा है। ठीक है, ये कहां पर है? अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क के पास। अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में, अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में ये गीजर है ओल्ड फेथफुल नाम से। ठीक है, तो ये था हमारा ज्वालामुखी का टॉपिक। कुछ रह तो नहीं गया? ठीक है, रिवीजन करते हैं। देखिए बहुत आसान है, सिस्टम से पढ़िए। कोई भी, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो हमारा, अगर उसे हम सिस्टम से याद करते हैं तो वो हमारे लिए आसान होता है। सबसे पहले सारा रिवीजन करते हैं। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी की परिभाषा, भूगर्भ के अंदर हलचल के कारण वस्तुएं जलकर, पदार्थ जलकर जब बाहर आते हैं, उस क्रिया को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी के दौरान कौन कौन से तत्व बाहर आते हैं? गैसें आएंगी, जल वाष्प, ठोस पदार्थ, लिक्विड पदार्थ। गैस कौन कौन सी आएगी? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड में जो पदार्थ निकलता है उसे गंधक बोलते हैं, गंधक। नाइट्रोजन,
जल वाष्प के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, 60 से 90% क्या निकलता है, जल वाष्प। ठोस पदार्थ का अगर चूरा हो गया तो टफ, थोड़े से मटर के दाने हैं तो लेपिल्ली, बड़े बड़े हैं तो बम, और लिक्विड फॉर्म में निकलेगा तो लावा या क्षारीय, गाढ़ा होगा तो लावीय, सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी, और जो उसके ऊपर सतह पे सतह बन जाती है उसे ट्रैम्प कहते हैं, ट्रैम्प, ठीक है। क्षारीय दूर दूर जाके बिखर जाते हैं। ज्वालामुखी के कारण आकृतियां कौन सी बनती हैं, गीजर, गर्म जल निकल रहा है। विश्व का एकमात्र गीजर कौन सा है, अमेरिका का येलोस्टोन नेशनल पार्क के अंदर, अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क के अंदर, वो फैथफुल वाला, ओल्ड फैथफुल, ठीक है। और दूसरी आकृति कैसे बनती है, धुआंरा, धुआंरे, धुआं ही धुआं निकलता जा रहा है। और छोटा छिद्र हो गया तो छिद्र, बड़ा क्रेटर, काल्डेरा, सुपर काल्डेरा, घोंसलादार काल्डेरा। नेक्स्ट है ज्वालामुखी के प्रकार। सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का। सक्रिय है, सुषुप्त है, मृत है। सक्रिय में भारत का याद कर लेना, अंडमान निकोबार का बैरन। मृत में भारत का याद कर लेना, नारकोंडम, ये भी कहां पर है, अंडमान निकोबार में है, ठीक है। उसके अलावा कौन कौन से हमने किए थे उसके प्रकारों में, ये नाम याद कर लेना। हवाई तुल्य जो शांत तरीके से फटता है, ये फटने के आधार पर है। उद्गार का मतलब जो उद्गार होता है फटता है, फटने के आधार पर हवाई तुल्य शांत तरीके से फटता है। पिलियन तुल्य सर्वाधिक विनाशकारी है। स्ट्रोम्बोली भूमध्य सागर का। प्रकाश स्तंभ वल्केनियन फूल गोभी जैसी आकृति, और एक और है विसुवियस। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी, स्ट्रोम्बोली इटली का, एटना इटली का, ओल्ड फैथफुल यूएसए का, विसुवियस भूमध्य सागर का, सुषुप्त में आएगा, फ्यूजियामा जापान का, क्राकाटोवा सुंडा का, किलिमंजारो अफ्रीका का, चिम्बराजो दक्षिण अमेरिका का, पोपा बर्मा का, नारकोंडम अंडमान निकोबार का। चलो ठीक है, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा।